गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखिए जिस चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए एक्चुअली वो चीज़ है क्या, उसके कार्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है, राइट। तो क्या क्या किस किस वो अनुच्छेद में आता है, राइट। किसको रिपोर्ट पेश करनी होती है, तो ऑल टुगेदर जो भी चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लोक सेवा आयोग। तो देखिए भारतीय संविधान के अंदर, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, राइट। तो अगर कोई भी संवैधानिक संस्था है तो वो उसका जो विवरण है वो कहाँ पे होगा, उसका विवरण कहाँ पे होगा, संविधान के अंदर होगा, राइट। तो भारतीय संविधान के अंदर भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कई बार क्या आता है यूपीएससी या पीसीएस के अंदर कई बार क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि जो लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये संविधान के किस भाग में है। तो किस भाग में है, ये 14वें भाग में है। तो 14 जो पार्ट है संविधान का उसमें लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है, राइट। और अनुच्छेद के बारे में पूछे तो कहाँ से कहाँ तक है, 315 से लेके 323 तक का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग का 3 पार्ट है। ठीक है, लोक सेवा आयोग को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है इसका, संघ लोक सेवा आयोग, राइट। दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग और तीसरा संयुक्त लोक सेवा आयोग। आगे पढ़ेंगे हम तीनों के बारे में। हालांकि देखिए इंपॉर्टेंट इसमें से संघ लोक सेवा आयोग है, मगर मेरे हिसाब से तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जब क्वेश्चन बनता है तो कहीं से भी आ सकता है, आपको पूरा कवर करके जाना चाहिए। और आपको अगर आप देखो अगर यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको तीनों की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इक्वल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो ये भाग 14 है, भारतीय संविधान का भाग 14 है, ये इसके अंदर 2 पार्ट है, राइट। 2 पार्ट क्या है, एक पार्ट में तो लोक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विस के बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट के अंदर लोक सेवा आयोग है, ठीक है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। तो जो हमने अनुच्छेद किया था उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। जो 308 से लेके 314 का अनुच्छेद जो है वो सेवाएं के बारे में बताता है, राइट। और 315 से लेके 323 तक का जो अनुच्छेद है वो किसके बारे में बताता है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताता है, लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, संविधान के भाग 14 को 2 भागों में बांटा गया है। एक में लोक सेवाएं हैं जिसे पब्लिक सर्विस कहते हैं, एक में लोक सेवा आयोग है जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। लोक सेवा आयोग जो है वो अनुच्छेद 308 से 314 तक के अंदर है। लोक सेवा आयोग जो है वो 315 से 323 तक के अंदर है। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको। नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए हर एक चीज की एक हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो जो लोक सेवा आयोग है इसकी भी हिस्ट्री है, तो हम इतिहास पढ़ लेते हैं क्योंकि इतिहास जो होता है वो बेस होता है। और देखिए अगर आप मेंस में एग्जाम लिखते हैं तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एग्जाम उस समय हर एक लड़का लिखेगा, हर एक बच्चा लिख के आएगा, राइट। कौन सा कौन सा बच्चा कितना सटीक आंसर देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट जो है वो यहीं से बनती है। लिख के तो हर कोई कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आएगा, खाली पेपर कोई छोड़ के नहीं आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ जरूर लिख के आएगा, मगर कौन कितना सटीक आंसर देता है ना, उसका कितना बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में, इतिहास के बारे में। तो पहला पॉइंट है इसका, भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन ली आयोग के सुझाव पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रोज बर्कर थे। बताते हो क्या है, जो लोक सेवा आयोग है, जो सबसे पहले ये संगठित हुआ था, स्थापना हुई थी, तो उसको कहते थे केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है ना वो 1 अक्टूबर 1926 में बना था। 1 अक्टूबर 1926 में बना था, मगर उसकी नींव क्या थी, राइट, किस बेस पे बना था। ऐसे थोड़ी अचानक ही 1 अक्टूबर 1926 को जब मन में आया उन्होंने बना दिया, नहीं। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, ठीक है, अभी हिस्ट्री के मेरी कुछ वीडियोस आएगी उसमें आप देखना 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, उसके अधीन, उसके अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर 1926 में जाके केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है,
किसके सुझाव पे? ली आयोग के सुझाव पे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है इसमें से कि किस अधिनियम के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा का गठन हुआ था? तो वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पे हुआ था। कब हुआ था केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन? 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था। किसके सुझाव पे हुआ था? तो ली आयोग के सुझाव पे हुआ था। अध्यक्ष कौन थे उसके? तो रोस बर्कर उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग रॉयल कमीशन ने सिफारिश की थी। 1924 में 1 अक्टूबर 1926 को जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, उसके लिए 1924 में यानी 2 साल पहले, ठीक है, इस इस आयोग की सिफारिश के लिए दो लोग नहीं कह सकते, दो मान लो मंडल टाइप के दो दो विधियों ने, एक विधि आयोग और रॉयल कमीशन, इन दोनों ने क्या किया था? सिफारिश की थी। ठीक है, कि भाई केंद्रीय लोक सेवा आयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 में इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी कर दिया गया। मतलब क्या है? 1919 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत तो ये बना था। बना कब था? 1 अक्टूबर 1926 में। मगर 1 अक्टूबर 1926 के बनने के बाद 1 अप्रैल 1937 में, राइट, 1 अप्रैल 1937 में इसका नाम बदल दिया गया। अब जब इसका नाम बदला गया तो भी किसी अधिनियम के अंतर्गत बदला गया होगा, तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। देखिए ध्यान रखना, जो जो बना था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो बना था वो बना था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। और जो इसका नाम बदला गया था, वो बदला गया था, जैसे जो नाम इसका था, जैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, उसको बदल के हो गया संघीय लोक सेवा आयोग। तो वो किसके अंतर्गत हुआ, किसके बेस पे हुआ? तो वो हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के बेस पे। ठीक है, समझ आ रही बात को? तभी कह रहा हूं कि एग्जाम में हर एक बच्चा लिख के आएगा, मगर कौन कितना सटीक आंसर देता है, कितना बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नाम भी चेंज हुआ है, देखिए चेंज कब हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, आई नो डेट, मगर वो जो चेंज हुआ किसी के बेस पे हुआ होगा ना, वो किसके बेस पे चेंज हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र होने के बाद इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा मिला। देखिए, अगर आप ये लिख के आते हैं ना एग्जाम में कि स्वतंत्रता के बाद इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा मिला, तो आप समझना, मतलब समझना दोनों का। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, किसी स्टेट के पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते कि स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 के बाद इसकी स्थापना होगी थी, नहीं। आप ये कह रहे हो कि ये जो यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है। तो एक सोचिए, एक बात को सोचिए, संवैधानिक संस्था कैसे बनेगी अगर वो संविधान में ही नहीं होगी? और संविधान तो 1947 में तो आया ही नहीं था, राइट। संविधान कब बना है, कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो अगर वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, तो जो लोक सेवा आयोग है उसको भी जो संवैधानिक जो दर्जा मिला है ना, वो 26 जनवरी 1950 के बाद ही मिला है, उससे पहले नहीं मिला है, क्योंकि उससे पहले तो संविधान ही नहीं था। ठीक है, समझना जिसको, यही चीजें होती है जो आपको या तो मेरिट में लेके जाएगी या पीछे लेके जाएगी। क्योंकि ये तो सबके दिमाग में होता है कि हाँ भाई, जब क्या कहते हैं, भारत जो क्या कहते हैं 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद यूपीएससी आया था, उसके बाद उसको संवैधानिक दर्जा, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें है। मगर एग्जैक्टली किसको क्या पता होगा कि हाँ 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र हुआ था देश, तब इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, क्योंकि तब संविधान लागू हुआ था। उससे पहले तो संविधान ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदाविधि से संबंधित कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्वतंत्र, मतलब सेपरेट है, बिल्कुल फ्री है ये एक संस्था। ठीक है, जो संविधान के अंतर्गत कुछ भी काम करेगी, संविधान के अंतर्गत करेगी। ध्यान रखना, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से सब दिमाग में बिल्कुल बैठी होनी चाहिए। कुछ भी होगा ना, कुछ भी होगा, वो संविधान के अंतर्गत ही होगा, नहीं तो वो इलीगल है। बात समझ आ रही है? कोई भी चीज होगी, वट एवर, कुछ भी होता है, राष्ट्रपति क्या काम करता है,
प्रधानमंत्री क्या काम करता है, कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई भी सरकार है वो क्या काम करती है, तो वो संविधान के अंतर्गत जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग करेगी। ऐसा नहीं है कि आज मेरी पार्टी जीत गई तो मेरी मर्जी होगी, पूरे देश में मेरा जो मन करा मैंने वो कर दिया, ऐसा नहीं होगा। संविधान के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। अगर जो भी काम संविधान के अंतर्गत नहीं होगा, उससे हटका होगा, तो वो इलीगल ठहराया जाएगा, जिसको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर एक्शन लेगी। ठीक है ना। तो यहां तक इतिहास का पार्ट था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लोक सेवा आयोग के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें अनुच्छेद है। ठीक है, 315 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 315 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है, वो कहता है कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 315 सिर्फ इतना बता रहा है कि भैया हर एक एक केंद्र जो होगा, केंद्र शासित जो राज्य होगा वो, और एक राज्य, इन दोनों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि संघ के लिए तो संघ लोक सेवा आयोग होगा, और राज्य के लिए क्या होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, दोनों सेपरेट है। कैसे बता दो सेपरेट कैसे है। आपने यूपीएससी सुना होगा, यूपीएससी, तो वो तो संघ होता है, संघ लोक सेवा आयोग हो गया। और राज्य लोक सेवा आयोग क्या हो गया, जैसे HCS हो गया। ठीक है, जैसे हरियाणा का हो गया, या मान लो यूपी का अलग से हो गया, या हिमाचल का अलग से हो गया। तो इनका क्या होगा, पर्टिकुलर राज्य का हो गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। कहने का चाहता है मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर 2-3 राज्य है, 2-3 स्टेट्स है, वो चाहते हैं कि हमने आपस में संगठित होके एक ही लोक सेवा आयोग बना दे, तो उसका कुछ नाम तो होगा। वो राज्य लोक सेवा तो नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य लोक सेवा तो पर्टिकुलर एक ही राज्य के लिए यूज होगा वर्ड। ध्यान रखना, संविधान में हर एक चीज को बिल्कुल क्लियर बताया गया है। अगर एक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है तो उसे राज्य लोक सेवा आयोग कहेंगे। अगर 5-6 राज्य, 2-3 राज्य आपस में मिलके, आपस में सहमति करके लोक सेवा आयोग बनाते हैं, तो उसको राज्य लोक सेवा आयोग नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो 2-3 राज्यों के से मिलके बना हुआ है। तो उसको कहेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 होते हैं ये, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको फिर थोड़ा अपना और इस पे और कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छी चीज़ समझ आए। देखिए, समझ आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मगर अगर समझ नहीं आया तो फिर समझो वेस्ट है वो। ओके, तो चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। उन राज्यों के प्रत्येक विधानमंडल द्वारा, यदि 2 सदन है तो प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव, जो संसद उन राज्यों की आवश्यकता के अनुसार विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। कहना चाहता है, इसका मतलब है, ये कहना चाहता है कि मान लो जैसे अभी हमने पढ़ा कि संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है, उसमें क्या होता है कि दो दो या दो से अधिक या 5 या वट कितने भी, मतलब 2 से अधिक होने चाहिए, वो आप राज्य आपस में मिलकर संयुक्त लोक सेवा बनाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर वो बनाते हैं ना संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो उन जो जो राज्य है ना, मान लो 3 राज्य है, तो 3 राज्यों के जो विधानमंडल है, ठीक है, तीनों राज्यों के, प्रत्येक तीनों राज्यों के विधानमंडल जो है, और यदि उनमें 2 सदन है तो दोनों, प्रत्येक सदन का, ठीक है, उसमें एक प्रस्ताव पारित होगा, जिसको संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, और संसद जो है ना, संसद भी उसके ऊपर विधि के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा ही, संविधान संविधान भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ही क्या बनाएगी, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करेगी, सिर्फ उन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, उन पर्टिकुलर राज्यों के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 316। तो 316 क्या बता रहा है, 316 ये बता रहा है कि सदस्यों की नियुक्ति और पदाविधि। ठीक है, तो क्या है, पढ़ते आगे, नियुक्ति कैसे है इसकी। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सिंपल है। 3 लोक सेवा आयोग है, संयुक्त, राज्य और संघ। यहाँ पे जो संघ लोक सेवा है और जो संयुक्त लोक सेवा है, उनके जो अध्यक्ष है और जो उनके सदस्य है, उनकी नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्य और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल। राइट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल द्वारा
निर्धारित होती है। इस नीचे वाले क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उनकी संख्या है, ऊपर तो कह रहा नियुक्ति कि जो संघ लोक सेवा आयोग है और संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दी। राज्य लोक सेवा आयोग है, इसकी इनके सदस्यों की और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल ने कर दी। नीचे ये कह रहा है, थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य है ना, उनकी जो संख्या है वो तो करेगा राष्ट्रपति, डिसाइड करेगा, ठीक है। और जो राज्य लोक सेवा है ना, उनके जो सदस्यों की संख्या है, ठीक है, कि वो कितने होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? राज्य का राज्यपाल डिसाइड करेगा कितनी होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट में है इनकी कार्य अवधि, ठीक है, कार्य समय अवधि क्या है इनकी। जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसका अध्यक्ष और उसके सदस्य की जो नियुक्ति है वो 6 वर्षों के लिए, ठीक है, और या फिर अगर वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब तक के लिए होगी। समझिए, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो समय अवधि है, कार्य समय अवधि है, वो 6 वर्ष की होती है, ठीक है। अब मान लो एक आदमी है, उसकी जो उम्र है वो है मान लो 63 वर्ष है, ठीक है, 63 है, और उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एज ए मान लो मेंबर ज्वाइन कर ले या उसने एज ए अध्यक्ष ज्वाइन कर लिया संघ लोक सेवा आयोग को, राइट। अब वो है 63 साल का, 2 साल के बाद वो क्या हो जाएगा? 65 साल का हो जाएगा। मगर यहाँ समय अवधि क्या कहती है कि 6 वर्ष भी होना चाहिए। तो यहाँ समय अवधि ये कहती है कि या तो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष हो, यानी कि अगर उसकी आयु 65 से बहुत ही कम है तो 6 वर्ष तक के लिए कर लेगा आराम से वो। मगर उसकी आयु का मान लो 63 है और 2 साल का 65 हो जाएगी, तो जैसे ही 65 होगी ना, तो वो जो 6 वाला क्लॉज है वो खत्म हो जाएगा, फिर 65 वाला क्लॉज शुरू होगा। और 65 वाला क्लॉज ये कहता है कि 65 वर्ष की आयु के बाद वो व्यक्ति उस पद के लिए योग्य नहीं है, मतलब अब वो उस पद पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि एज पर द लॉ वो या तो 65 वर्ष का हो या वो 6 वर्ष की अवधि कंप्लीट करे। ऐसी अगर राज्य के बारे में बात करें तो नीचे वाला पॉइंट ये कहता है कि जो राज्य है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके सदस्यों की जो वर्ष काल होता है वो भी 6 वर्ष का ही होता है, मगर जो आयु सीमा होती है वो थोड़ी कम होती है, वो होती है 62 वर्ष की, राइट। पहले मैंने ऊपर वाले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या मतलब होगा, आयु के हिसाब से क्या होगा। मान लो एक अगर कोई 60 साल का बंदा है, ठीक है, 60 साल का कोई बंदा है, वो राज्य लोक सेवा में लगता है, ठीक है, एज ए अध्यक्ष या एज ए सदस्य, तो वो 2 साल के बाद अपना क्या कहते हैं सेवानिवृत्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो क्लोज है, क्लोज के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो अपनी 62 की एज कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब है त्याग पत्र। तो त्याग पत्र का क्या सकता है यहाँ पे कि लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दिशा में राष्ट्रपति को और राज्य लोक सेवा आयोग की दिशा में राज्यपाल को हताशित अपना लेख हाँ देखो, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि देखो सिंपल है कि जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसके अंदर जो सदस्य होंगे और जो इनका क्या होगा, अध्यक्ष होगा, वो जो त्याग पत्र देंगे वो तो देंगे राष्ट्रपति को, राइट। और जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, इसके जो सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। और त्याग पत्र कैसा होगा? वो हस्ताक्षरित मतलब साइन किया होगा और लिखित होगा वो, ठीक है, लिखित में होगा और साइन किया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, कारण अध्यक्ष के अनुपस्थित होने के कारण, कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होने के कारण, किसी अन्य कारण से, तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग में और राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग में विधि द्वारा नियुक्ति किए जाएंगे। कहना ये चाहता है, ये कह रहा है कि मान लो अगर जो अध्यक्ष है, ठीक है, संयुक्त लोक सेवा, संघ लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा, इसका अध्यक्ष है, ठीक है। अगर इसका अध्यक्ष किसी कारणवश, जिसे कारण क्या हो सकता है कि वो अनुपस्थित हो गया, नहीं आया, ठीक है, या कर्तव्य पालन करने में असमर्थ है वो भाई, ठीक है, या दूसरा कोई अन्य कारण हो गया जिस कारण वो भैया वो उस पद पे नहीं बैठ रहा, तो वो तो पद तो रिक्त हो गया, अब तो कोई नहीं बैठ, मतलब वो ऑफिस ही नहीं आ रहा, तो काम कुछ ना कुछ तो काम तो होगा ना, कब तक ऑफिस नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में संयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के केस में राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होगा, वो विधि के अकॉर्डिंग संघ लोक सेवा या संयुक्त लोक सेवा के ही किसी मेंबर को
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देगा। और सेम चीज क्या होगी, ये राज्य राज्य में भी होगी। तो राज्य में कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। तो राज्य का राज्यपाल क्या करेगा, अगर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इन किसी कारणों से मतलब वो नहीं आता, पद उसका रिक्त रहता है, ठीक है, उसकी मतलब कुर्सी खाली रहती है, तो राज्य के अंदर राज्य का जो राज्यपाल होगा वो राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को विधि के अकॉर्डिंग उस पोजीशन पे बिठा देगा कि तुम अब इस पोजीशन पे काम करो जब तक ये पद रिक्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अनुच्छेद है 317। ठीक है, अब अनुच्छेद 317 क्या कहता है, अनुच्छेद 317 कहता है निलंबन। निलंबन मतलब थोड़ा सस्पेंड करने को। ठीक है, तो इसके ना इसके दो खंड है, पढ़ते हैं पूरा पूरा। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड 1 और 317 के खंड 3 में उपबंधित रीति के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। पहले वाले में तो हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने खुद ही भी अपने आप हस्ताक्षर करके अपना त्यागपत्र दे दिया। अब मान लो वो त्यागपत्र वाला सीन नहीं है, ठीक है, अब हटाने वाला सीन है, तो कैसे हटाएंगे। तो खंड एक क्या कहता है, तो खंड एक ये कहता है कि इस खंड के अंतर्गत यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसका सदस्य अपनी पदावधि के समय में यदि अपने पद के कर्तव्य से बाहर किसी सवेतन का नियोजन करता है, इसका मतलब ये कहना चाहता है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसका सदस्य अपनी पोजीशन में बैठे बैठे, मतलब वो वहां तो जॉब कर ही रहा है, ठीक है, एज ए यूपीएससी के अंदर वो जॉब तो कर ही रहा है, अध्यक्ष है या सदस्य है उसका, ठीक है, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है कि वो कहीं और भी जॉब कर रहा है, वहां से भी सैलरी ले रहा है, तो ये मान्य नहीं होगा। मतलब दो जगह होता है ना, आप भी आपने ये सुना होगा कि ड्यूल जॉब नहीं कर सकते, आप दो जगह नहीं प्रेजेंट हो सकते, अपने रिज्यूमे में ये नहीं दिखा सकते कि इस महीने में आपने इस कंपनी में भी काम किया और उसी महीने में आपने दूसरी कंपनी में भी काम किया, ऐसा नहीं हो सकता ना, वो लीगल नहीं हो। तो आप एक ही जगह तो काम करे हो कहीं ना कहीं। तो इसके अकॉर्डिंग वो यही कह रहा है कि अगर एक पद, अगर आप इस पोजीशन से बैठे हो, इस पदावधि के अंदर हो अभी आप, तो उस समय काल के अंदर आप किसी और जगह पे जाके काम नहीं कर सकते, किसी और जगह पे जाके जहां से आपको वेतन मिल रहा हो वहां काम नहीं कर सकते, तो आपको वो मतलब वो असंवैधानिक माना जाएगा। नेक्स्ट है दिवालिया घोषित होने पे, अगर वो दिवालिया घोषित हो जाता है उस केस में। नेक्स्ट है किसी कंपनी का साझेदार बनने, मान लो क्या करा उसने अपना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया, ठीक है, या पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर लिया, अपना पोजीशन पे बैठ गया बंदा, ठीक है, अध्यक्ष उसने बन गया, वो बंदा बैठ गया आराम से, अध्यक्ष भी बन गया और वो मेंबर भी बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्या किया, किसी कंपनी का मतलब पार्टनरशिप शुरू कर दी दोस्तों के साथ मिलके, तो वो भी नहीं कर सकता है वो, ठीक है ना, क्योंकि क्या, क्योंकि देखो ये लॉ के अंगेंस्ट होता है। क्योंकि देखिए अगर मान लो आप लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में बैठे हो तो आपके हाथ में बहुत पावर है। अगर आप फिर किसी कंपनी के साथ मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई कंपनी बनाते हो और उसके आप मतलब पार्टनर बन जाते हो, तो आपके पास बहुत सारी पावर, आप बहुत कुछ कर सकते हो उस चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट उसके लिए अलाउड नहीं करती है, क्योंकि हर चीज़ का प्रावधान है उसके अंदर, गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप उस पोजीशन पे भी रहे और किसी और अपने किसी फ्रेंड्स के साथ whatever या फैमिली के अंदर अपना एक नया बिजनेस खोल ले, नहीं कर सकते आप उसके अंदर, साझेदार आप नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के अनुसार मानसिक शारीरिक स्थल के अनुसार वो, हाँ, इसमें ये कहना चाहता है कि राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ना वो मतलब वो फिजिकली मतलब चैलेंज बंदा हो जाए कि हम ये फिजिकली चैलेंज है या मानसिक वो थोड़ा अभी संतुलित नहीं है, तो वो उस मतलब राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग क्या है कि यार वो अभी मानसिक तौर पे ठीक नहीं है कि वो इस पोजीशन पे बैठे, या शारीरिक तौर पे ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ डिसेबिलिटी होगी उसको, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति कह सकता है कि अभी आप इस पोजीशन के लिए योग्य नहीं हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति उसको निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब खंड है तीसरा। तीसरा खंड क्या कहता है इसके अंदर, 317 अनुच्छेद के अंदर ही तीसरा खंड जो है वो क्या कहता है। तीसरा खंड ये कहता है कि राष्ट्रपति आयोग राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर अध्यक्ष या जो उसका सदस्य है वो किसी कदाचार का मतलब जैसे होता है ना, जैसे मान लो रिश्वत लेके पकड़ा गया, या किसी गलत काम करते पकड़ा गया, या कुछ ऐसा काम किया उसने जो संवैधानिक नहीं है, ठीक है, गलत तरीके से कुछ काम किया, अपनी पोजीशन का गलत यूज कर लिया उसने, राइट। और राष्ट्रपति क्या कहता है, राष्ट्रपति कहता है कि यार ये तो तुमने गलत किया, तुम्हें हटाना पड़ेगा, मगर राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति क्या करेगा, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब क्योंकि देखिए संविधान का मतलब समझिए कि मान लो अगर एक एक कोई बंदा है वो अध्यक्ष रूप में काम कर रहा है और उसकी
राष्ट्रपति से नहीं बनी, किसी भी कारण अनबन हो गई, तो राष्ट्रपति तो यूं निकाल देगा उसको बाहर 2 मिनट में। मगर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति निकालने के लिए एक प्रस्ताव दे सकता है, मगर वो प्रस्ताव किसको देगा? वो सर्वोच्च न्यायालय को देगा। सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा उसकी प्रॉपर तरीके से। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति की मर्जी से ही चल रहा है ये यूपीएससी, ये नहीं, ऐसा नहीं है। लोक सेवा आयोग अगर चल रहा है तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है। राष्ट्रपति प्रस्ताव पारित कर सकता है कि हाँ यार, इस ये बंदा जो है, ये एक कदाचार के अंदर ये क्या कहते हैं नियुक्त है, ये इसने कोई रिश्वत ली है या ये सब चीज है। मगर ये जो केस है ये सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में की जांच होगी, पूरी प्रॉपर रिपोर्ट आएगी। अगर वो बंदा गिल्टी पाया जाएगा तो उसको निकाला जाएगा, अदरवाइज उसको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही बता रहा है कि इस परिस्थिति के अंदर जो अंतिम निर्णय जो होगा ना, वो उस सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा, राष्ट्रपति का नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय बताएगा कि हाँ भी इसको रखना है या नहीं रखना। और सर्वोच्च न्यायालय कैसे बताएगा? प्रॉपर केस चलेगा, राइट। केस चलेगा, गवाह चलेंगे, डेट्स होगी, प्रॉपर बताएंगे, एविडेंस होंगे, हर चीज को एविडेंस में निकालने के बाद बताएंगे कि हाँ ये गिल्टी है या नहीं है। गिल्टी होगा कुछ सजा मिलेगी, गिल्टी नहीं होगा तो दोबारा अपने पद पर आराम से वो काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने तक अगर राष्ट्रपति चाहे तो संघ और संयुक्त लोक सेवा अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष को और सदस्य को और राज्य के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं। ये कहना चाहता है कि अब देखो, मान लो कोर्ट में केस चला गया, राइट। अब कोर्ट में केस ऐसा तो नहीं होता ना कि आज डाला कल रिजल्ट आ गया, ऐसा तो नहीं है। देखो ये तो सभी को पता है कि टाइम लगता है, और किसी किसी केसेस में तो बहुत एक्सट्रीमली टाइम लग जाता है, राइट। और इंडिया में तो थोड़ा सा है ही यही सकता हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा है, कोर्ट्स कम है, और जो जज है वो और भी कम है उस हिसाब से। ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मान लो राष्ट्रपति ने प्रस्ताव डाल भी दिया सर्वोच्च न्यायालय में कि हाँ भाई ये बंदा गिल्टी है और इसको निकाला जाना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जांच बिठाते हैं इसकी। तो जांच बिठा दी। अब जो जांच बिठाई है उन्होंने, उसकी जो केस चल रहा है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। मान लो 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 3 साल लग गए। तो जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या होगा? क्या वो काम करेगा या काम नहीं करेगा? क्या वो पोजीशन पे बैठेगा या नहीं बैठेगा? वो क्या करेगा? तो ये पॉइंट ये बताता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो संघ में और संयुक्त लोक सेवा में अध्यक्ष को और उसके सदस्यों को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है कि भैया जब तक केस चलेगा ना, आप इस पोजीशन पे नहीं बैठ सकते। अगर आप केस जीत जाते हो तो मोस्ट वेलकम, दोबारा ये बैठिए यहाँ पे। मगर जब तक केस चल रहा है, क्योंकि केस में तो देखियो 50-50 है ना, जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता। हो सकता है कि भैया वो गिल्टी पाया जाए। ठीक है। अगर वो गिल्टी पाया गया और मान लो केस चला 2 साल तक, तो 2 साल में तो वो तो बिल्कुल, समझ में, मतलब अपनी पावर का बिल्कुल यूज करेगा। ठीक है। तो अगर अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको निलंबित कर सकता है। और सेम सिनेरियो क्या रहेगा? राज्य में रहेगा। तो राज्य में कौन करेगा, किसके हाथ में पावर रहेगी ये? तो राज्य में ये पावर रहेगी राज्यपाल के हाथ में। ठीक है ना। राज्य की सारी पावर राज्यपाल के हाथ में, और केंद्र जो संयुक्त की जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में। ये आप थोड़ा मोटा मोटा याद कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, केवल राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा तथा संयुक्त लोक सेवा अध्यक्ष और उनके सदस्यों को हटा सकता है। राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है। इसमें कहना ये चाहता है कि निलंबन का अधिकार, सस्पेंड करने का अधिकार तो राज्य के राज्यपाल के पास है। समझ रहे हो? सस्पेंड करने का अधिकार तो राज्य के पाल के पास है, मगर निलंबन करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास, मतलब सस्पेंड करने का अधिकार, निलंबन करने का अधिकार तो राज्य के राज्यपाल के पास है, मगर निकालने का अधिकार, ठीक है, निकालने, जॉब से हटाने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास नहीं है। वो जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में ही है। तीनों लोक सेवा के आयोग के अंदर, चाहे संघ का हो, चाहे राज्य का हो, संयुक्त का हो, हटाने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। मगर निलंबन करने की जो पावर है वो राज्य के अंदर राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 318 अनुच्छेद क्या कहता है कि आयोग के सदस्य और कर्मचारी वृद्ध की सेवा की शर्तें, वेतन और भत्ता। इसमें बेसिकली कहना चाहता है कि जो 318 ये कहता है कि जो आयोग के जो सदस्य होंगे और जो कर्मचारी होंगे उनके, ठीक है, जो स्टाफ होगा, उसकी सेवा की क्या शर्तें रहेगी, क्या वेतन रहेगी, क्या भत्ते रहेंगे, राइट। तो ये पॉइंट्स में क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा संघ आयोग और संयुक्त आयोग के लिए और राज्य का राज्यपाल द्वारा राज्य आयोग के लिए विनिमय द्वारा क्या होगा, आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तें, वेतन भत्ता निर्धारित किया जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल से कह रहा है ये
कि संयुक्त और संघ के लिए तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्य के लिए कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। करेंगे क्या ये लोग? ये लोग क्या करेंगे? सदस्यों की संख्या, उनकी सेवाएं, उनकी शर्तें, सेवाओं की शर्तें, कैसे सेवा करनी है, क्या क्या रहेगा, वेतन क्या रहेंगे, भत्ते क्या रहेंगे, वो डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है कि आयोग के जो कर्मचारी वर्ग का मतलब होता है कि उसका स्टाफ, जो आयोग के स्टाफ है, उनके सदस्यों की जो संख्या है और शर्त, उनके सदस्य, उनकी सेवा की शर्तें के संबंध में उपबंध करेगी। मतलब सेम है कि ऊपर तो क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में बात की गई है, नीचे जो उनका जो स्टाफ है उनके बारे में बात की गई है। बात सेम करेगी है कि सेवा की शर्तें बताई जाएगी, वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाएंगे। नेक्स्ट है 319। क्या बताता है? 319 में यह है कि आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वर्ग की सेवा की शर्तें, वो सेम चीज है। इसमें क्या है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, इसमें क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी प्रकार के सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा, बिल्कुल टॉप पे है वो बंदा तो, राइट, जब वो रिटायर हो जाएगा, तो रिटायर होने के बाद वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ना तो अप्लाई कर सकता है, ना उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इसका रीजन होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो पोजीशन इतनी बड़ी है ना, कि मान लो जब तक वो उस पोजीशन में बैठा है और कोई उसको ये बोले कि यार ऐसा करना कि आप तो रिटायर होता है ना, ऐसे यार अब तो आपके 1 साल रह गया रिटायरमेंट होने पे, अब आगे आप क्या करोगे, तो एक काम करो, मेरा ये आप टेंडर पास कर दो और मैं आपको एक जगह पे गवर्नमेंट जॉब में कर दूंगा, आपको वहाँ पे जुगाड़ कर दूंगा, आपकी जॉब लगवा दूंगा। तो ऐसे वो कर सकता है। मगर लोग क्या कहता है कि ऐसा नहीं करना, तो लोगों ने वहां प्रस्ताव डाल दिया, लोगों ने वहां पे एक एक्ट लगा दिया कि भाई जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है ना, जैसे ही वो अपनी आयु, अपना जैसे अपना सेवानिवृत्ति कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो किसी सरकारी पद पे दोबारा से बैठ नहीं सकता है। ठीक है। सेकंड ये है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है, अब यहाँ अब ऊपर थी अध्यक्ष के बारे में बात, अब नीचे सदस्य के बारे में बात। संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होगा, वो क्या करेगा, वो अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात अध्यक्ष का पद ग्रहण कर सकता है। मतलब जो अध्यक्ष था, समझिए, जो अध्यक्ष था वो तो ऑलरेडी टॉप पे है, वो उसके ऊपर कहाँ जाएगा? तो जैसे ही वो सेवानिवृत्त होगा, यानी कि जब रिटायर होगा, तो वो समझ लो उसका काम खत्म है, वो फिर किसी सरकारी पद पे नहीं बैठ सकता। मगर जो संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है, उसके ऊपर तो एक पोजीशन और है ना, उसके ऊपर तो अध्यक्ष की पोजीशन है ना। तो जब वो रिटायर होगा, वो सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अध्यक्ष को पद को ग्रहण कर सकता है, उसके पद के लिए वो अपील कर सकता है। नेक्स्ट है, अब राज्य लोक सेवा के बारे में बात करते हैं। सेम चीज है, और ये पहले संघ के बारे में बात करते हैं, अब राज्य के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि आप समझना, आप पोजीशंस को समझना। सबसे ऊपर क्या रहेगा? सबसे ऊपर रहेगा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। उसके बाद सदस्य आएंगे संघ लोक सेवा आयोग के, फिर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आएगा, फिर लोक सेवा अध्यक्ष के सदस्य आएंगे। जो बंदा जितना नीचे होगा, उसके बाद उतनी ऑप्शन ज्यादा है ऊपर जाने के। जो बंदा, और अब मान लो अगर हिमालय पे चढ़ रहे हो आप और आप बिल्कुल चोटी पे पहुंच गए, तो बस पहुंच गए ना, उसके बाद क्या करोगे? फिर नीचे तो उतरोगे, और तो ऊपर कुछ नहीं है, राइट। मगर जो बंदा आपसे नीचे होगा, उसके पास तो ऑप्शन है ना, उसके पास तो आप तक, आपकी पोजीशन तक पहुंचने का ऑप्शन है। तो ये पॉइंट यही बता रहा है कि अगर जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, वो अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अंदर सदस्य या अध्यक्ष, ठीक है, सदस्य या अध्यक्ष, और या फिर किसी और राज्य के अंदर एज ए अध्यक्ष, क्योंकि ऑलरेडी अध्यक्ष है। अब अध्यक्ष के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो कि एक हरियाणा है, मान लो हरियाणा के अंदर वो अध्यक्ष है, राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर वो अध्यक्ष है, तो वो पंजाब जाके वहां के राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर सदस्य बन जाए। वो सदस्य नहीं बनेगा ना, वो तो एक पोजीशन नीचे हो गया, ठीक है। तो ये कर सकता है कि मान लो अगर हरियाणा का लोक सेवा, राज्य लोक सेवा हरियाणा का वो अध्यक्ष है, तो या तो वो किसी और स्टेट में जाके, पंजाब में, हिमाचल में जाके सेम पोजीशन पे काम कर ले, यानी कि वहां भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर ले सेम पोजीशन पे, या फिर थोड़ा सा और ऊपर निकले। और ऊपर क्या होगा? और ऊपर होगा संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग में क्या करेगा? या तो पहले वो सदस्य में जाएगा, या उसके ऊपर वो अध्यक्ष में जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था जो जितना नीचे होगा उसके बाद उतनी ऑप्शन है ऊपर जाने के। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होगा, वो अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात उसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मतलब ये बी पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कहना चाहता है। वही बात है। अब सबसे लास्ट पोजीशन किसकी आ गई? अब सबसे लास्ट पोजीशन आ गई राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की आ गई। अब राज्य लोक सेवा सदस्य के ऊपर क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी है,
संघ लोक सेवा का सदस्य भी है, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष भी है, तो 3 पोजीशन है उसके पास। तो इन 3 पोजीशन पे तो वो जा ही सकता है। साथ ही साथ वो किसी और राज्य में जाके भी वहाँ पे भी वो अध्यक्ष की पोजीशन में बैठ सकता है। यानी कि राज्य के अंदर जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है, या तो वो उसी राज्य के अंदर अध्यक्ष की पोजीशन में बैठ जाए, एक प्रमोशन लेके बैठेगा ना, या वो दूसरे राज्य के अंदर अध्यक्ष बन के बैठ जाए, राइट? या फिर वो संघ लोक सेवा में आए, फिर वहाँ पे वो सदस्य बने या वो वहाँ पे अध्यक्ष बने। तो स्टेप बाय स्टेप चलता है। जो बंदा जितने नीचे होगा, उतना उसके चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा रहते हैं, और जो बंदा ऑलरेडी टॉप पे पहुँच चुका है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, तो भई उसके पास ऑप्शंस खत्म है, उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद वो किसी भी सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब अनुच्छेद 320 है। अब अनुच्छेद 320 क्या कहता है? ये कहता है कि लोक सेवा आयोग के कार्य, ये बताता है कि काम काम क्या करना है, क्या काम रहेगा, क्या चीज़ रहेगी, ठीक है? अब जो लोक सेवा आयोग है, वो बेसिकली करता क्या है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं से संबंधित नियुक्तियों के लिए परीक्षाएँ करवाते हैं। जो आपके यूपीएससी, पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे मान लो कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, ये जो कंडक्ट कराते हैं, ये कौन कंडक्ट कराता है? जो यही तो लोक सेवा आयोग जो होता है, यही तो कंडक्ट कराता है इसको। ठीक है? इसके मेंबर तो कनेक्ट कराते हैं इस इसको। तो ये लोग, इनका काम क्या होता है, जो परीक्षाएँ होती है ना, एग्ज़ाम कनेक्ट कराना होता है। नीचे की बी लाइन ये कहना चाहती है कि ये आयोग परीक्षा के लिए प्रक्रिया और पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। प्रक्रिया और पाठ्यक्रम का मतलब हो गया कि ये डिसाइड करते हैं, ये आयोग जो डिसाइड करता है कि कैसे एग्ज़ाम होने चाहिए। जैसे होता है ना कि ऑनलाइन होना चाहिए, आपका जाके होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, या मतलब क्या कहते हैं, ऑप्शनल होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ये सिलेबस होना चाहिए, इतना यहाँ से आना चाहिए। जितना भी कुछ है, मतलब सिलेबस भी पूरा डिसाइड करना, ठीक है? प्रक्रिया भी डिसाइड करनी कैसी होनी चाहिए। जैसे कई बार ऐसा भी होता है, देखो अभी ये सुनने में ऐसे भी अभी आ रहा है कि मान लो अगर आपने कहीं पे एग्ज़ाम दिए, तो जिस स्टेट में आप रह रहे हो, ठीक है? जैसे मान लो अगर आप हरियाणा में हो, ठीक है? हरियाणा में जैसे मान लो अगर आप फरीदाबाद में हो और आप इसका एग्ज़ाम भर देते हो, तो आपका फरीदाबाद के अंदर सेंटर नहीं पड़ता है। आपका सेंटर कहीं उठा के पीछे फेंक देगा, आपको मतलब पानीपत दे देंगे, सिरसा दे देंगे, पता नहीं कहीं आपको दे देंगे। क्यों देते हैं? ये डिसाइड करते हैं ये लोग कि हम कितना इसको मतलब कंट्रोल कर सके उसके ऊपर। जो प्रक्रिया है ना, सब कुछ डिसाइड करना, मतलब बहुत कुछ आता है प्रक्रिया के अंदर। तो ये सारा कुछ जो डिसाइड करते हैं, यही लोग डिसाइड करते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य और जो उसका अध्यक्ष होता है, यही लोग डिसाइड करते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी। सी पॉइंट ये कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात राज्यपाल के अनुरोध पर कुछ मामलों में सलाह दे सकता है। ये कहना चाहता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, वो क्या करता है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, वो राज्यपाल के अनुरोध पे, अब इस संघ लोक सेवा आयोग तो ऊपर हो गया, ठीक है? तो जो राज्य का राज्यपाल है, वो अगर अनुरोध करता है, वो जगह अगर अनुरोध करता भी है ना, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो उसकी मदद कर सकते हैं, उसको कोई सलाह दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि राज्य का राज्यपाल आया और क्या कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या उनसे मेंबर से उनके अध्यक्ष से मिला और उनसे बोला कि आप मुझे सलाह दो, और उसने सलाह दे दी। ऐसा नहीं होगा। अगर राज्य के राज्यपाल को संघ लोक सेवा आयोग से सलाह चाहिए, तो पहले उसको राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, उनकी स्वीकृति के साथ वो लोक सेवा आयोग के पास जाएगा और वो उनको सलाह देंगे। ये प्रक्रिया होती है पूरी प्रॉपर। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी चले जाओ, पूछो कि मेरी मदद कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? डी पॉइंट क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग कुछ मामलों में सरकार को सलाह दे सकता है, जैसे लोक सेवा आयोग में भर्ती के तरीके से संबंधित, पदोन्नति से संबंधित, सेवा में तबादले से संबंधित, अध्यक्ष और सदस्यों के पेंशन से संबंधित। डी पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, वो गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी सलाह दे सकता है, ठीक है? वो सरकार को क्या सलाह देगा? जैसे वो ये सलाह देगा, जो लोक सेवा आयोग है, उसमें भर्ती के तरीकों में चेंज करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। तरीकों में चेंज कर सकते हैं। जो उनकी प्रमोशंस हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि प्रमोशन कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। कैसे क्या पैरामीटर्स हम बनाएँ कि रखें क्या पैरामीटर, जिसको क्रॉस करने के बाद मतलब ऐसे तो बंदा काम ही करता रह जाएगा। फिर कहेगा मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, तो वो पैरामीटर सेट कर लेते हैं कि इस पैरामीटर को अगर आप क्रॉस करते हो, तो आप मतलब प्रमोशन के लिए अपील कर सकते हो, या आपकी प्रमोशन मान्य होगी, फिर आपकी प्रमोशन वहाँ से हो सकेगी। या वो तबादले से संबंधित। अब ऐसा नहीं होगा कि मान लो आप आपने लोक सेवा आयोग के में आप बैठ गए मेंबर के तौर पे, या फिर मान लो अध्यक्ष के तौर पे, और आप गवर्नमेंट आपको घुमाई जा रही है, आपके तबादले करी जा रही है, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर लॉ है कि ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी होगा। तो ये एडवाइस करते हैं, बताते हैं कि तबादले का क्या प्रावधान होना चाहिए, किस हिसाब से तबादले होने चाहिए।
नीचे ये भी बताते हैं कि अध्यक्ष और सदस्य जो उनकी पेंशन का क्या रहेगा, कितनी पेंशन होनी चाहिए, कब तक मिलनी चाहिए, क्या जो भी प्रावधान है वो ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है ये जो अनुच्छेद 321 है नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये बता रहे हैं कि लोक सेवा आयोग के जो कार्य है उसका विस्तार के बारे में बताया गया। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो आप पर्टिकुलर ये जो लोग कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर दी गई है, थोड़ा सा काम उनको और दे दिया गया है, थोड़ा सा और बर्डन डाल दिया गया है। तो एक सिंपल है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, इससे कार्य की वृद्धि कौन करेगा? संसद करेगी कानून बनाकर। बात समझ रहे हो? संसद करेगी मगर कानून बना के करेगी, ऐसे नहीं करेगी मन में आया और आज काम कर लो, नहीं। संसद करेगी, कानून बना के करेगी। कानून बनाने का मतलब हो गया वो पर्टिकुलर संविधान में बताया जाएगा कि भैया अब से तुम्हारा ये भी कार्य है। क्यों? क्योंकि जब लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष कुछ काम करेंगे तो उनके पास अथॉरिटी कैसे होगी? अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? अथॉरिटी तभी तो मिलती है जब संविधान में लिखा होता है कि भैया तुम इस इसके काम करने के लिए तुम्हारे पास इसकी अथॉरिटी है, तुम्हारा पावर है जिसकी। तो पावर कहाँ से मिलती है? संविधान से तो मिलती है। संविधान ने तो बताता है कि हाँ, अब मान लो कोई इंस्पेक्टर है, ठीक है, कोई इंस्पेक्टर है, अगर मान लो किसी गाड़ी रोक देता है, तो संविधान में उसको पावर है कि भई वो चेकिंग, अगर चेकिंग चल रही है तो चेकिंग कर सकता है, चाहे गाड़ी व्हाटएवर किसी की भी हो। रोकते न रोकते वो बात अलग है, मगर उसको पावर तो है। मगर उसको पावर मिलती कहाँ से है? उसको जो पावर मिलती है वो संविधान से मिलती है, वो कानून के अंतर्गत मिलती है, कानून बनाने से मिलती है। ठीक है? और नीचे है बी पॉइंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर जो कार्यवृद्धि होगी वो कौन करेगा? विधानमंडल करेगी। जैसे कहते हैं केंद्र में क्या है? संसद है, फिर राज्य में क्या है? विधानमंडल है। तो सेम सेम चलता रहेगा। संघ के लिए कौन करेगा? संसद करेगी। राज्य के लिए कौन करेगा? राज्य के विधानमंडल करेगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट ये है कि 322 है अनुच्छेद, बेसिकली ये बता रहा है कि जैसे हमने आगे पीछे पढ़ा था हमने, ठीक है, कि भैया उनको वेतन मिलेगा, उनको भत्ते मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेगा, ये सब मिलेगा, वट ठीक है, कैसे डिसाइड करना है, वो सब उन्होंने बताया उन्होंने। मगर जो वेतन और भत्ते मिलेंगे वो मिलेंगे कहाँ से? मतलब कहाँ से, कौन से कोष से मिलेंगे उनको? तो यहाँ ये बता रहा है चार्ट कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे या जो उनका अध्यक्ष होगा, उनको जो सैलरी, वेतन जो भी उनको मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? वो भारत की संचित निधि से मिलेगा। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संघ लोक सेवा आयोग के जो सैलरी और भत्ते होते हैं, वो भारत की संचित संचित विधि से होते हैं। ठीक है? और जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, इनका जो होगा वो राज्य की संचित निधि से होगा। ठीक है ना? और जो लोक सेवा आयोग क्या होगा, उसका राज्यों की लोक सेवा, राज्यों की संचित निधि से होगा। कहने का मतलब है संघ को तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? संघ लोक सेवा आयोग को भारत की संचित निधि से, राज्य को, राज्य लोक सेवा आयोग को राज्यों की संचित निधि से। और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, वो तो पर्टिकुलर किसी राज्य का नहीं है ना, संघ का तो है ही नहीं वो, और एक राज्य का भी नहीं है, वो तो राज्यों का है। तो वो जो राज्य थे ना जिन्होंने सहमति से बनाया था संयुक्त लोक सेवा आयोग, उनकी जो संचित निधि होगी, उनसे उनको सैलरी और भत्ते मिलेंगे। नेक्स्ट है, अब अनुच्छेद 323 क्या कहता है? अनुच्छेद 323 से कहता है कि लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन रिपोर्ट, यानी कि लोक सेवा आयोग जो है वो रिपोर्ट जब पेश करेगा तो किसको पेश करेगा? लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष, हर साल किसको पेश करेंगे? राष्ट्रपति को पेश करेंगे। हमने पीछे से पढ़ते आए हैं, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है और संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो राष्ट्रपति से है। राज्य लोक सेवा आयोग का इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? राज्यपाल से है। ठीक है? तो यहाँ पॉइंट ए ये कह रहा है कि यहाँ पे लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देंगे, जिनसे वह सदस्य के जिनको वे संसद के समक्ष, ठीक है, संसद के समक्ष पेश करेंगे। ठीक है? और राज्य केस में क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य के राज्यपाल को देंगे, जिनसे वह जिनसे वो राज्यपाल क्या करेगा, कहाँ रखेगा उसको? राज्य के विधानमंडल के समक्ष पेश करेगा। ठीक है? संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो जाएगी संसद में। कौन पेश करेगा? राष्ट्रपति पेश करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो कहाँ जाएगी? वो विधानमंडल में जाएगी। कौन पेश करेगा उसको? राज्यपाल पेश करेगा। नेक्स्ट है, ये चार्ट है, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस इससे कवर हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग को एक अलग पैरामीटर में रखा है और राज्य लोक सेवा आयोग को अलग पैरामीटर में रखा है। ठीक है? तो पहला पॉइंट है नियुक्ति। ठीक है? नियुक्ति क्या, कौन करता है? ये हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी हमने पीछे कवर कर चुके हैं, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। नियुक्ति कौन करेगा? तो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अंदर तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक है? राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करेगा। ठीक है? समय अवधि, तो कार्य समय अवधि क्या रहेगी? संघ लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा के अंदर तो रहेगा 6 वर्ष और
65 वर्ष, कितना 6 वर्ष और 65 वर्ष। और राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर क्या रहेगा, 6 वर्ष और 62 वर्ष। ठीक है। अब आगे हस्ताक्षर, अगर मान लो वो त्याग पत्र देते हैं, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है और संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इनके जो सदस्य है वो किसको देंगे त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देंगे। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे वो किसको देंगे, वो राज्य के राज्यपाल को देंगे। ठीक है। उसके बाद सदस्यों को हटाना, अगर संघ लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा के सदस्यों को हटाना होगा तो कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा के आयोग के सदस्यों अध्यक्ष को हटाना कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है। राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है, हटाने का अधिकार नहीं है। निलंबन क्या करते हैं, संघ लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा का जो निलंबन है वो राष्ट्रपति कर सकता है, मगर जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका जो निलंबन करना है वो राज्य का राज्यपाल ही करेगा। ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जितना भी था इसका मटेरियल वो अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से गो थ्रू करना, वीडियो को 1-2 बार देखना, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। और इसके नोट्स बना लेना अच्छे से आप। ठीक है। और अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।